हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स को लगातार पढ़ रहे हैं। अब बेटा हम इस चैप्टर के अंत के बहुत करीब आ चुके हैं। आज हम बेटा बात करने वाले हैं इस चैप्टर में सेक्शन 1.6 जो हमने कंटिन्यू कर लिया था लास्ट वीडियोस में। उसमें हम होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देन उस मेथड की लिमिटेशंस भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बेटा हमने सीखा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आज बेटा एक स्टेप आगे निकलकर हम पढ़ेंगे डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में आपस में आप रिलेशन कैसे बनाएं विदाउट डेरिवेशन, विदाउट नोइंग देयर एक्चुअल फिजिक्स। हम सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेशंस डिराइव कर पाएंगे, फॉर्मूलाज डिराइव कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आपको एक्चुअल फिजिक्स क्या है, एक्चुअल लॉज ऑफ फिजिक्स क्या है, अभी वो आपको नहीं पता। फिर भी आप सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशंस बता पाएंगे। ये सर कैसे कर पाएंगे, आइए देखते हैं। Sometimes dimensions can be used to deduce a relation between the physical quantities. If one knows the quantities on which a particular physical quantity depends. For example, velocity, length और time पर depend करती है। तो डिपेंडेंसी अगर पता है, if one knows the quantities on which a particular physical quantity depends, and if one guesses that this dependency is of product type, ये बहुत जरूरी बात है बेटा। हम सिर्फ कौन सी डिपेंडेंसी पता कर पाएंगे बेटा, प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी ही पता कर पाएंगे। प्रोडक्ट में बेटा डिवीजन अपने आप आ जाता है, पावर नेगेटिव हो जाएगी बस। तो प्रोडक्ट या डिवीजन टाइप की डिपेंडेंसी होनी चाहिए। मेथड ऑफ डायमेंशन में बी हेल्पफुल इन द डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन, परंतु कब, जब रिलेशन कैसा हो, प्रोडक्ट टाइप। टेकिंग एन एग्जाम्पल कैसे होगा, एचसीवी सर हमें एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। Suppose we have to derive the expression for the time period of a simple pendulum. Time period का relation चाहिए। The simple pendulum has a bob attached to a string which oscillates under the action of a force of gravity. Thus, the time period may depend on the length of the string, mass of the bob and acceleration due to gravity. इसकी फिजिक्स क्या है उसकी बात अभी मैंने आपके साथ नहीं की है, ना ही इस चैप्टर में हम एक पेंडुलम की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम शायद कुछ होता होगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा। सिंपल पेंडुलम देखने में कुछ ऐसा दिखेगा जो इस तरह से ऑसिलेट करेगा दोनों तरफ। इसे बोलते हैं बेटा सिंपल पेंडुलम। जैसे आपने वॉल क्लॉक में देखा होगा, कुछ पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं, उसका जो पेंडुलम है उसे ही सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो इन्होंने ऐसा माना कि द सिंपल पेंडुलम जिसके पास एक बोब है जो कि एक स्ट्रिंग से जुड़ा है, विच ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, thus the time period may depend on the length of the string, mass of the bob and acceleration due to gravity. We assume that the dependence of time period on these quantities is of product type. ये हमें मानना पड़ेगा क्योंकि बेटा हम सिर्फ प्रोडक्ट टाइप रिलेशन ही बता पाएंगे। अभी आगे चलकर यही डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन भी बनने वाली है। कैसे होगा बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं। डेट इज, कैसा माना बेटा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ये तो आ ही सकता है, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में एक और प्रॉब्लम कि आप इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की बात नहीं कर पाएंगे। तो मान लिया कि ये के है, लेंथ पर डिपेंडेंसी पावर ए के साथ, मास पर डिपेंडेंसी पावर बी के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंसी सी के साथ, है ना, पावर्स मान के। Where k is the dimensionless constant, a, b and c are the exponents which we want to evaluate, ताकि हमें पता चले लेंथ पर डिपेंडेंसी कैसी है, मास पर डिपेंडेंसी कैसी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंडेंसी कैसी है। टेकिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, तभी डायमेंशनल एनालिसिस सही होगा। तो यहां पर टाइम पीरियड की डायमेंशन टाइम होंगी बेटा। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। एल लेंथ की डायमेंशन एल टू द पावर ए, एम मास टू द पावर बी,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT -2 to पावर c। सिंप्लीफाई किया बेटा, L की पावर यहां से a प्लस सी आ जाएगी। मैथ में आपने सीखा होगा बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। मास की पावर b रहेगी, t की पावर -2c हो जाएगी। सिंस द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी आइडेंटिकल, तो बेटा इस तरफ का m0, L0 एंड T1 इक्वल आना चाहिए यहां। तो अगर यहां पर m0 है और यहां पर mb है, सो b इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। सिमिलरली अगर L 0 है, सो L टू द पावर a प्लस सी, यहां पर कितना आएगा 0, a प्लस सी भी 0 आ जाएगा, एंड t टू द पावर -2c विल बी इक्वल टू t टू द पावर 1। सो -2c इज इक्वल टू 1। तीन इक्वेशंस, तीन अननोन a b एंड c। अगर सर ज्यादा अननोन होते, बिल्कुल सही बात बेटा, अगर ज्यादा अननोन होते उस केस में भी आप रिलेशन डिराइव नहीं कर पाते। अलग अलग लिमिटेशंस की बात हो रही है बेटा, सुनिएगा। पहला, सिर्फ प्रोडक्ट टाइप रिलेशन आएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी, और सिर्फ 3 वेरिएबल ही आप यहां पर कैलकुलेट कर पाए। ये ध्यान रखिए, अगर 4 पर डिपेंडेंसी होती तो 4 इक्वेशन नहीं बनती, सिर्फ 3 ही इक्वेशन यहां पर बन पाती। तो आइए देखते हैं, a प्लस सी 0 है, c आ जाएगा आपके पास -1/2, c -1/2 आया, यहां से a आ जाएगा +1/2, और b कितना है बेटा 0। इस तरह से वैल्यूज मिल गई हैं। 1/2 का मतलब होता है बेटा अंडर रूट, सो l अंडर रूट में आएगा, g भी अंडर रूट में आएगा, पर पावर कैसी है नेगेटिव, तो डिवाइड में चला जाएगा, और m की पावर 0 हो गई, मतलब m पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो देखते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1.3, ये रही 1.3 इक्वेशन, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो टाइम विल बी इक्वल टू k अंडर रूट L/g। मास पर डिपेंडेंसी नहीं आएगी। और बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे जाकर आप सीखेंगे टाइम पीरियड फॉर अ पेंडुलम जो आता है डेट इज 2π अंडर रूट L/g। 2π इज डेट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और बाकी रिलेशन बिल्कुल सेम मिला। तो यस, आप डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाए, बट फिर भी बेटा विदाउट नोइंग द फिजिक्स ऑफ सिंपल पेंडुलम आप काफी हद तक रिलेशन डिराइव कर पाए। Thus, by dimensional analysis, we can deduce that the time period of a simple pendulum is independent of its mass, proportional to the square root of the length of the pendulum, and is inversely proportional to the square root of the acceleration due to gravity at the place of observation। बिल्कुल सही बात, जो लिखा है उसी को मैथमेटिक्स की जगह एक बार इंग्लिश में सर ने लिखकर बताया। डिपेंडेंसी किस तरह की है वो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जैसा कि अभी मैंने चर्चा की, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, उनकी भी बात करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड, क्या क्या लिमिटेशन है ऑलरेडी मैं विद टाइम आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी सर ने यहां पर सारी लिमिटेशन एक साथ लिखी है। आइए देखते हैं। Although dimensional analysis is very useful in deducing certain relations, it cannot lead us too far। बहुत आगे तक आपको ये नहीं ले जा सकता। First of all, we have to know the quantities on which a particular physical quantity depends। पहले तो ये पता हो किस किस पर डिपेंडेंसी हो सकती है, right? Even then, the method works only if the dependency is of the product type। Already चर्चा हम कर चुके हैं। For example, the distance traveled by a uniformly accelerated particle depends on initial velocity u, acceleration a and time t। बट ये रिलेशन जो बनता है, जैसे आपने सुना होगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल मोशन, सो डिस्टेंस कैन बी रिटन एज s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस रिलेशन को आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, यहां पर एडिशन का साइन भी आ रहा है, और आप दो अलग अलग चीजें सोल्व नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाएंगे। तो वही बात ये कह भी रहे हैं, बट द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट लीड अस टू द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x, बिकॉज द एक्सप्रेशन इज नॉट ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू टर्म्स एज x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपने 9th क्लास में ये रिलेशन देखा होगा, नहीं भी देखा है तो आप काइनेमेटिक्स 1D में जब हम पढ़ेंगे इसी बुक के साथ में, तो आपको ये रिलेशन वहां दिखेगा। सेकेंडली, द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशन, जैसे यहाँ पर हाफ है, जैसे अभी पेंडुलम के केस में k लिखा था, कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। इन द एग्जाम्पल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड अननोन कॉन्स्टेंट k रिमेन्स इन द इक्वेशन। बिल्कुल सही बात है बेटा, 1.4 रिलेशन में यहाँ पर आपको k दिखाई दे रहा है। जब आप पेंडुलम की फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा k विल बी इक्वल टू 2π।
बट अभी डायमेंशनल एनालिसिस से हमें ये नहीं पता चल रहा है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। One has to know from somewhere else that this constant is 2 pi and that somewhere else is your physics, laws of physics, जो कि अभी आपने नहीं पढ़े। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको मदद करेगा, बट बहुत ज्यादा मदद करे ऐसा जरूरी नहीं है। Thirdly, the method works only if there are as many as equations available as there are unknowns। यहां पर हमारे पास 3 unknowns थे बेटा, A, B एंड C। इक्वेशन भी कितनी बनी? 3। सोल्व हो गई, आंसर आ गया। बट हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर टाइम आपके पास, मास, लेंथ, एक्सेलरेशन, उसके अलावा मान लीजिए डेंसिटी पर भी डिपेंड करता, तो 4 अननोन आ जाते, उसे आप सोल्व नहीं कर पाते। वही बात यहां बता भी रहे हैं, देखिएगा। थर्डली, द मेथड वर्क्स ओनली इफ देयर आर एज मेनी एज इक्वेशंस अवेलेबल एज देयर आर अननोन्स। इन मैकेनिकल क्वांटिटीज ओनली 3 बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम एंटर। ठीक है, मैकेनिक्स में जो हम शुरू के चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पर सिर्फ लेंथ, मास और टाइम ही आएगा। सो डायमेंशंस ऑफ दीज 3 मे बी इक्वेटेड इन द गेस्ड रिलेशन, गिविंग एट मोस्ट 3 इक्वेशंस इन द एक्सपोनेंट्स। मैकेनिक्स में सिर्फ 3 ही रिलेशन मिल पाएंगे, तो आप 3 ही वेरिएबल्स को कैलकुलेट भी कर पाएंगे। If a particular quantity in mechanics depends on more than 3 quantities, we shall have more unknowns and less equations। इक्वेशन तो 3 ही बनेंगी मैकेनिक्स में, बट अननोन हो सकता है ज्यादा हो जाए। The exponents cannot be determined uniquely in such a case। Similarly, constraints are present for electrical or non-mechanical quantity। वहां पर भी सेम चीज होती है। तो जरूरी है जितनी इक्वेशन उतने ही अननोन हो। अगर अननोन ज्यादा हुए तो आप लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा HCV सर ने बताया। तो इसी के साथ बेटा डायमेंशनल एनालिसिस समाप्त होता है, डायमेंशन समाप्त होते हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल्स बेटा इस चैप्टर में अब आपके पास बचे हैं। एक है 1.7 दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो पढ़ेंगे। एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपको जानकर अच्छा लगेगा, वी विल मूव टू वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। इसके लिए भी बेटा मैं अलग से सीरीज लाऊंगा, एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दूंगा, जहां पर आपको सारे वर्कड आउट एग्जाम्पल सोल्व होकर मिलेंगे। HCV का एक एक सवाल मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिजिक्स अच्छे से पढ़ते रहिए, फिजिक्स से मोहब्बत करते रहिए। बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, रियल लाइफ के साथ बहुत ज्यादा रिलेट होगा और आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।